नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है। ये सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के जरिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे। तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के, अपने, सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार मेंस में इस पे सवाल आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? When a circle touch all the sides, circle touch all the sides of a quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD. When a circle touch all the sides of a quadrilateral ABCD. अगर कोई वृत्त एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, when a circle touch all the sides of a quadrilateral ABCD, then तब हमें क्या क्या याद रखना है, पॉइंट समझने। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे जब एक वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तब निष्कर्ष क्या क्या होंगे। जब एक वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, जैसे ये एक चतुर्भुज है ABCD। बेसिकली इन सर्किल है ये इसका। इन सर्किल वही होता है जो सारी भुजाओं को स्पर्श करता है, उसे इन सर्किल कहते हैं। तो सबसे पहला दमदार पॉइंट क्या है जो हमें याद रखना है, जिस पे हमेशा सवाल आ रहा है, हमेशा पहला दमदार पॉइंट क्या है? पहला दमदार पॉइंट ये है कि सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। सम ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल यानी आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा। आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। ठीक है, AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD ये होगा। आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, ये क्यों होगा ये एक बार आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना है। इसके प्रूफ को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना है। वो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक वृत्त है और अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। अगर ये A है तो ये भी A होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक वृत्त पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो स्पर्श रेखाएं इक्वल होती। ठीक है, तो हमने यही देखा कि अगर हम ये A से टेंजेंट खींच रहे हैं एक तरीके से, ये और ये, तो ये A होगा, A होगा। बोलो, हमने देखा इसकी बात करूं तो ये, तो आपने कहा ये B होगा। बोलो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये C और C होगा, और अगर इसकी बात करूं तो ये D और D होगा। बोलो, आपने देखा अगर मैं आमने सामने की भुजाओं की बात कर रहा हूं, मैं AB प्लस CD निकाल रहा हूं, तो आप कह रहे हो ये आ रहा है जी A प्लस B प्लस C प्लस D, यही आ रहा है। वहीं अगर मैं BC प्लस AD निकाल रहा हूं तो ये भी कितना आ रहा है, B प्लस C प्लस A प्लस D। तो आपने देखा आपस में क्या है, ये इसका प्रूफ है। तो अब कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं,
अब कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं, व्हेन ए सर्किल टच ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जब कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है यानी इन सर्किल है, तो सम ऑफ अपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा। ये बात क्लियर है? इस सर्किल टच ऑल फोर साइड्स ऑफ ए quadrilateral four sides of a quadrilateral ABCD if AB बराबर 18, BC बराबर 21, AD बराबर 15, फाइंड CD। सोचिए ये सवाल पेपर में आया है। एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 18, BC बराबर 21, AD बराबर 15 तो CD की लंबाई क्या होगी? 2 मार्च 2023 को जो मेंस का पेपर हुआ है, 2 मार्च और 2023, ये हमारा पूरा मेंस का प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर विद सॉल्यूशन सब कुछ दिया गया है। अब कितनी सिंपल सी बात है, मैं कोई चित्र नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है AB के बाद एक भुजा छोड़ दूंगा, फिर CD, फिर वो भुजा पकड़ लूंगा BC और प्लस AD के बराबर होगी क्योंकि वृत्त छू रहा है। AB कितनी है? 18, CD कितनी है बतानी है, BC कितनी है? 21 प्लस AD, तो AD कितना आ जाएगा? CD भी दे रखी है सवाल में, नहीं AD दे रखी है 15, तो CD कितनी आ गई? 18, CD भी 18 आ रही है। यही उत्तर था सबका। देखिए बेहद आसान सवाल था। एक सवाल और पूछूंगा साइन रूल पे, और साइन रूल का देखिए इम्प्लीमेंटेशन मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत जगह होगा, बहुत जगह हम साइन रूल लगाएंगे। अगर एक कोई ऐसा सवाल पूछ लिया ज्योमेट्री का जिसमें एंगल पूछ रहा है, ना वैल्यू पुटिंग हो पा रही है, ना कोई और तरीका लग पा रहा है, तो हम साइन रूल भी लगा सकते हैं। यानी साइन रूल हर जगह लग जाता है, मुश्किल से मुश्किल, अच्छे से अच्छे हर सवाल में लग जाता है साइन रूल। जैसे मैं यहाँ चाहता तो ए बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी लिख दिया कि ये 30 डिग्री है और ये BC है और ये ए दिया हुआ है, एंगल भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, AC कितना है? 3√2। चलिए, तो अब मैंने कहा कि साइन 45 के सामने की भुजा क्या है? साइन 45, तो आप कहेंगे जी साइन 45 के सामने की भुजा 3√2 है। साइन 30 के सामने की भुजा क्या है? साइन 30 बटे ए है, साइन 30 बटे ए है। अच्छा 45 कितना होता है आप बताइए? तो आप कहेंगे 45 1/√2 होता है, 1/√2 नीचे जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, √2 से गुणा होगी तो 6 हो जाएगा। ये साइन 30 1/2a हो जाएगा, तो मैंने देखा 2 से इसको काटेंगे 3 बार, ए कितना आ जाएगा? 3। ये इस सवाल का उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा था जिसको इस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा था? 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 120 डिग्री, PS परपेंडिकुलर है QR पे। बड़ा बड़ा तगड़े लेवल का सवाल है, देखिए मैं बताता हूँ एक बार। बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा था। एंगल P देखना, बड़े प्यार से सवाल करना है, PQ और अब PS परपेंडिकुलर है QR पे, बना देते हैं PS परपेंडिकुलर है, ठीक है। PQ प्लस QS, PQ को मैंने मान लिया A और QS को मैंने मान लिया B, ये बराबर है SR के प्लस। क्लियर है बात? क्लियर है बात? A B और A प्लस B, देखो भाई A और B, ये क्लियर है बात? ये A और ये B
और ये a प्लस बी, ठीक है, इज इट ओके? ये a और ये b और ये a प्लस बी, ये a और b। अब हम पता है क्या करते हैं, हम एक चीज देखते हैं, ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसको इससे मिला दूं, देखना ध्यान से मैंने क्या किया इस सवाल के अंदर, और थोड़ा सा बड़ा कर लो इस सवाल को। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ सवाल को। ओहो, बहुत गड़बड़ हो गई यार। अरे तो आधी हो गई। ठीक है, देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ चित्र। मैं ये कह रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा एंगल है ना, लगना चाहिए बड़ा, नहीं तो फील नहीं आएगी आपको। पी क्यू आर, ये परपेंडिकुलर है, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ये कहा कि अगर हम इसको a मान रहे हैं, इसको b, तो ये a प्लस बी है। ये क्या है? a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर ये b है तो इसका कहीं पे तो b होगा। मैं एक लाइन यहां से खींचता हूं b मान के। तब एक बच्चा बोला कि अगर आपने इसको b तक ब्रेक कर दिया इतने हिस्से को, तो ये बचा हुआ भी a होगा। ये वो सवाल है जिनमें नानी याद आ जाती है। सवाल पेपर में पूछा जा चुका है 2 बार, एक यूपी ट्रिपल एससी में और एक एसएससी में, ठीक है। तो आपको रट लेने ये तरीके, ये सवाल ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में पेपर में अपने आप आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, मुश्किल सवाल है। लेकिन फिर भी अगर सेम टू सेम आ गया वैल्यू बदल के तो आप कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी समझो, ये a ये b, तो मैंने b पे कर दिया। अब आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि अगर ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है और ये परपेंडिकुलर भी है, ये बात हमने करी थी, ये परपेंडिकुलर भी है, तो आप ये कह सकते हो, इसका मतलब मैंने इसको m माना है, तो आप ये कह सकते हो कि PS परपेंडिकुलर भी है SM पे और QS बराबर भी है SM के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 बातें सत्य हो गई, तो बाकी की 2 बातें यानी PQ बराबर PM होगा, पहली चीज, और दूसरा PS एंगल बाइसेक्टर भी होगा। इसकी जरूरत नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बस इतना ही समझिए कि PQ बराबर PM होगा। ये बात ठीक है कि नहीं? PQ बराबर PM होगा, ये बात ठीक है कि नहीं? मैंने खुद बताई आपको। तो अब मैं ये कह सकता हूं ये A है तो ये भी A होगा या नहीं? अब आपको पता है कि इस ट्राइंगल में ये A और ये A, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, और अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। ये बात बताओ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? बोलो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि ये A है और ये B है, और ये पूरा A प्लस बी था जिसको मैंने ब्रेक कर दिया B में और A में। फिर मैंने कहा कि इस PQM ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर भी है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी कर रहा है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो PS परपेंडिकुलर है SM पे, PS परपेंडिकुलर है SM पे, और QS बराबर है SM के, तो PQ और PM बराबर आ गई। ये A तो ये A, इसके सामने के एंगल AA, ये भी A ये भी A, इसके सामने के एंगल थीटा थीटा, एक्सटीरियर 2 थीटा, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अब आप ये देख रहे हो कि एंगल P बराबर 120 डिग्री है, एंगल P बराबर 120 डिग्री है, एंगल P बराबर 120 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 60 डिग्री होगा। बोलो। और सवाल में दिया है 2 थीटा प्लस थीटा 60, तो थीटा कितना आ गया? 20, थीटा 20 आ गया यहाँ से, थीटा 20। तो हमसे Q का मान पूछा है, Q का मान 40 डिग्री हो जाए। देखो, निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंदर एक वृत्त है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर 20 का स्क्वायर
माइनस इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बता सकते हैं 10 तो पाई यानी कि 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो 400 में से 314 घटाना है, कितना बचेगा 86। ये उत्तर 86। बहुत ही आसान सवाल था, बच्चा इस सवाल को भी ना कर पाए, ये ना समझ पाए कि ये वर्ग है और वर्ग का एरिया ए स्क्वायर होता है। कोई बच्चा इतना ना समझ पाए कि अगर ये पूरी 20 है तो ये सेंटर होगा तो ये 10 होगी। कोई इतना ना समझ पाए कि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल होता है। तो बेकार है उसका, वो क्यों पढ़ाई कर रहा है, छोड़ दे वो। बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। तो बेकार निकाल दिया इन्होंने इस तरीके से कुछ सटा दिया है, जैसे ये है, ये है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई सब कुछ देखिए, आप इसका क्या लेंथ पड़ी है, बस लेंथ कितनी हो गई है 3a, ए ब्रेथ भी a है और हाइट भी a है, ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसका डायगोनल निकाल सकता हूँ। डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कितना आ गया जी, 9 और 1 10 और 1 11 आ रहा है। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है। अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 घनों को एक सिरे से सटा के, तो लंबाई a हो जाएगी ना 3a, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी। तो 9a स्क्वायर 10a स्क्वायर 11a स्क्वायर ही आ रहा है यार, a रूट 11 ही आ रहा है हमारा, तो बराबर 6 रूट 3। घन का विकर्ण इतना है, ओ शिट, हमें तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं। एक्चुअली इन्होंने घन का विकर्ण दे रखा है, इन्होंने a रूट 3 दे रखा है, 6 रूट 3, पूरे का नहीं केवल घन का दे रखा है, यानी a 6 आ गई। a 6 आ गई तो अब इस परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए दो तरीके हैं कि या तो आप इसका फॉर्मूला लगाओ क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या तो आप ये लगाओ, या फिर एक तरीका ये है, आपको पता है कि इसका 6a स्क्वायर था, इसका 6a स्क्वायर था, इसका 6a स्क्वायर था, लेकिन इस पूरे में 2 सरफेस तो यहाँ खराब हो गई और 2 यहाँ हो गई, यानी कि 6 18 में से 4 सरफेस खराब हो गई, a स्क्वायर दब गई आपस में। तो ये कितना रह गया जी, 14a स्क्वायर रह गया। आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी देखो 14a स्क्वायर ही आएगा, 3a की इससे गुणा करेंगे 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये भी देखो कितना आ रहा है फॉर्मूले से, 14a स्क्वायर ही आ रहा है। ये वाला तरीका ज़्यादा सही रहता है, हमें सबका पता है 6 6 6 और 2 2 सरफेस दब गई। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो 2 सरफेस दब गई आपस में। तो 14a स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू रख देते हैं, 14 गुणा a स्क्वायर यानी कि 36, 14 छिक्के 84 का 4 हासिल 8, 14 तिया 42 और 8 50, 504, ये उत्तर है। एक और अगला छोटा सा टुच्चा सवाल लिख लीजिए। अब ये चाहिए तो इसको कैसे करेंगे, 7/3 की क्यूब, ठीक है, -3 गुणा 7/3, यही होगा। मैं तो कह रहा हूँ 7/3 ना कॉमन ले लो फिर भाई, तो अंदर 49/9 और -3, ये कितना आ गया 7/3 इंटू 9 तिया 27, अगर मैं 49 में से घटाऊंगा तो 22/9, ये आ गया 22 सत्ते 154/27, यही आ रहा है। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, 154/27, सत्तू सत्तू 49/9 और -3, 9 तिया 27, ये कैसा उत्तर आ रहा है यार, हमारा गलत है, सवाल गलत है। 7/3 कॉमन ले लिया भाई मैंने, प्लस होगा ना, ये गड़बड़ हो गई हमसे, प्लस होगा, ये प्लस होगा, प्लस होगा तो ये कितना आ जाएगा 7/3 इंटू 9 तिया 27 और 49 कितने होते हैं भाई, 27 और 49 और 49 76/9। अब आप देखना कि इसका जो यूनिट डिजिट ऊपर आएगा वो 2 आएगा, 7 6 42 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, 7 निम 63 प्लस 0 3 आएगा, नहीं, 7 निम 63 और 9 यहाँ 2 आ रहा है, 9 निम 81 और 7 नहीं आ रहा 2, और ये 9 तिया 27 और 2 नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है लास्ट में। ये मैंने कैसे निकाला 2, क्योंकि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूंगा बटे 27 तो ये आ जाएगा 19 गुणा 27 और प्लस 19, आप देखेंगे 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट 3 प्लस 9 12, यानी 2 आएगा यूनिट डिजिट और 2 ऊपर आ ही रहा है 7 6 42। ये बात समझ में आई कि नहीं।
ये सवाल देखना, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, CHSL में भी पूछा गया। CHSL में हमेशा प्यारे सवाल पूछे जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, 1/a 1/b 1/c बराबर 0। तो हमने क्या किया, ABC एलसीएम लिया यहाँ पे, तो पता चला कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 आ गया, यानी ये चीज 0 के बराबर आ गई। अब हमें पता है कि यार हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मैं बी को इधर लेके चला जाऊं तो ABC कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 4th नंबर का फॉर्मूला। 4th नंबर का फॉर्मूला क्या था कि A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब माइनस 3ABC बराबर हाफ क्या था, A प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A प्लस बी प्लस C का होल स्क्वायर। यही है, ठीक है। तो आप देखेंगे A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब कितना है, 28 माइनस 3ABC कितना है, 3 चौक 12 बराबर हाफ। A प्लस बी प्लस सी कितना है, 2। 3A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है, मैं इसको के मान लेता हूं जो पूछा है, माइनस A प्लस बी प्लस सी कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 से 2 कट गया, मैं यहाँ से कह सकता हूँ 3K बराबर 28 माइनस 12 16 4 20। तो उत्तर गलत आ रहा है भाई, के 20/3 ही आ रहा है मेरा उत्तर। तो भाई देखना है, सवाल सही पूछा है आपने, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, 20/3 आ रहा है उत्तर मेरा। अच्छा, ये सवाल ही गलत है, मैं समझ गया ना, इसमें इसका तो यूज ही नहीं आ रहा, ये सवाल ही गलत है। अब आप कहोगे कैसे गलत है, देख लो भाई, ये सवाल देख लो आप कैसे गलत है। मैं ये मिटा रहा हूँ, इस सवाल में या तो ये कंडीशन नहीं होगी तब तो ये सवाल ठीक है, और अगर ये कंडीशन है तो ये सवाल गलत है, क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। इक्वेशन 3 दे दी, 1 2 3 4 इक्वेशन दे दी, 3 वेरिएबल हैं और 4 इक्वेशन दे दी, तो इसका मतलब ही खत्म हो गया। इस सवाल में तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सीधे इस सवाल को कर सकता हूं कि A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो कि 4 है बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ABC 2BC 2C है वो 0 है, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 4 आ गया, 4 भी ऑप्शन में नहीं है। इस सवाल का उत्तर सोचो 4 आ रहा है कैसे, एक तो मैं इसका यूज कर रहा हूं और एक मैं इसका यूज कर रहा हूं, कहां गया, एक इसका यूज कर रहा हूं, इसी से आ गया। आप सवाल में गलती पकड़ पाए, सवाल ही गलत है ना, पॉसिबल नहीं है। आप सोचो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ABC का ये वाला फॉर्मूला लगा लूं, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल बेसिक वाला लगा दिया, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB BC प्लस सी है। सवाल गलत था, तो इसको सुधार लीजिएगा सवाल को। ये सवाल CGL में आया 12 तारीख को, 12 दिसंबर को, जो इस बार वाला CGL हुआ है उसी में ये सवाल पूछा गया। तो आप में से कोई बच्चा इस सवाल को बताने की हिम्मत कर सकता है जल्दी से। हम सब जानते हैं कि अगर मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0। ये बात तो तय हो गई कि जो भी उत्तर होगा अल्फा स्क्वायर अगर बीटा स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता भाई, ये बात तो तय है। जब नेगेटिव नहीं आ सकता यहाँ पे तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये बात तय है। दोनों उत्तर नहीं होंगे। अब पता नहीं अगर यहाँ पे भी नेगेटिव लगा होता तो ये भी उत्तर नहीं होता, बट पता नहीं है, ये दोनों तो नहीं होंगे। ऐसे हमें सोचना पड़ता है कि अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर उत्तर होगा क्या। अब उत्तर ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो सम निकालना पड़ेगा। अब सम में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ये कैसे निकल सकता है, ये निकल सकता है जी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा घटा दें तो निकल सकता है। तभी एक लड़का बोला कि जी अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता है, वो कितना है, -13/6 है, 13 माइनस बी बाई है, और अल्फा बीटा 7/6 रख देते हैं यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा 169/36 माइनस 2 अल्फा बीटा 7/3, 36 एलसीएम लिया 169 माइनस 12×7 = 84। जैसे 84 देखा तो पता चला 9 में से 4 जाएंगे 5, 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बीज द करेक्ट आंसर।
पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, यही चीज समझनी है आपको कि पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। 85/36 आ गया तो ये पता चल गया कि 85 और 36 है। 85 वाला उत्तर होगा, लेकिन ये माइनस नहीं हो सकता और ये -85 होगा ही, तो यही करेक्ट आंसर। मेरे पास दो फैक्टर है ऑप्शन में, एक x-1 जिसको मैंने 0 के बराबर रख के x1 निकाल लिया, एक फैक्टर है x+1 जिसको मैंने 0 के बराबर रख के x-1 निकाल लिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, x1 इसके अंदर पुट किया, तो जब मैं इसके अंदर 1 पुट कर रहा हूं तो ये आ रहा है जी 1 की पावर 29 -1 की पावर 26 -1 की पावर 23 प्लस 1, तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब x-1 फैक्टर है, x-1 क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब मैं ये रख रहा हूं इसके अंदर, तब ये -1 आएगा और फिर -1 और फिर +1 और +1, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब x+1 भी फैक्टर है। देखना भाई, उत्तर आ रहा था सी सबका, सी आ रहा था सबका। देखिए स्क्वायर ये बन नहीं रहा, ये बन नहीं रहा स्क्वायर, तो ठीक है। 64 जो भी हो प्लस का आएगा, 8 64 माइनस का दिख रहा है, नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर ये माइनस का 4x है तो एक जगह प्लस का होना जरूरी है, नहीं है, यहां प्लस का या माइनस का है, तो ये उत्तर। मैं तो ऐसे लगा दिया उत्तर, सोचो। देखो अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूं कैसे। अब जैसे x की घात 4 है और 64 है, 64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 16x² जोड़ दूं और 16x² घटा दूं, ये कैसे मैंने निकाला, क्योंकि a² था b² था तो 2ab कर दिया मैंने, ताकि मैं इसको पूरे को स्क्वायर बना सकूं, x² प्लस 8 का स्क्वायर बना सकूं और इस 16x² को -4x का स्क्वायर बना सकूं। तो मैं समझ गया कि x² प्लस 8 में एक बार 4x जुड़ेगा और एक बार x² प्लस 8 से 4x घटेगा। बोलो, अब आ रही है धीरे धीरे बात आ रही है समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है, हमने पहले भी बात की थी कि हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और हम अब वैल्यू पुटिंग का एक और मेथड भी सीखेंगे यहीं पे, कि जब ऑप्शन में थीटा हो, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मान आपसे पूछा गया हो और ऑप्शन में थीटा हो, ऑप्शन में थीटा, तो पहले वैल्यू पुट, तो पहले वैल्यू ऑप्शन में ही पुट करते हैं, ऑप्शन में ही पुट करते हैं। वैल्यू तो बता ही चुका हूं, साइन कॉस है तो थीटा पुट करते हैं। अब देखिए इसमें दिक्कत आ क्या रही है, दिक्कत आ रही है कि अगर मैं थीटा 0 रखता हूं तो दो ऑप्शन 0 हो रहे हैं, ए और डी, तो मैंने कहा 45 रख लेता हूं, तो आपने कहा 45 रखने पे बात बन सकती है, ये 1/√2 आ रहा है, ये खाली √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सारे ऑप्शन अलग अलग है, थीटा 45 पे सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ थीटा 45 पुट कर रहे हैं। थीटा अगर 45 रखूंगा तो साइन थीटा कॉस थीटा से कट जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। तो पहला ऑप्शन ब्रैकेट तो केवल एक हो गया, एक का स्क्वायर एक, कुछ रहा ही नहीं इसमें। अब थीटा 45 रखूंगा तो 1 - 1/√2, 1 - 1/√2। अब सेक क्यूब थीटा है तो सेक क्यूब थीटा क्या होगा, 2√2, और कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कितना होगा, 2 बटे सेक थीटा -tan थीटा है तो आप कहेंगे √2 - 1 और ये 2 आ जाएगा, ये डायरेक्ट 2 आ जाएगा, यही आएगा ना भाई, मैंने गलती तो नहीं की कुछ, तो आप कहेंगे नहीं की, मैंने कहा 2 से 2 कट गया, और ये जो √2 की अंदर गुणा करूंगा, इस √2 की जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये √2 - 1 हो जाएगा, यानी ये और ये मिल के कट जाएंगे इससे, तो बचेगा क्या, खाली 2 बचेगा, और 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी में, ये डी आंसर है।
अच्छा ये मेंस में आया, ये आइडेंटिटी किसी को याद है मैंने लिखाई थी, आइडेंटिटी किसी को याद है मैंने लिखाई थी, कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैंने ये आइडेंटिटी लिखाई थी, बोलो याद करो, लिखाई थी या नहीं। मैंने कहा था भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक में भी लिखाई थी और 10 में भी, बराबर होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो सवाल में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डायरेक्ट लिखाई थी, डायरेक्ट, द केक ब्रजवासी, याद कर लो। देखो भाई, इतने 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 के मान जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, अनंत हल मतलब वही a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यही है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। तो 2/4 बराबर माइनस है a माइनस 4 बटे माइनस a माइनस 1 बराबर 2b प्लस 1 5b माइनस 1, ठीक है। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि ये 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो a माइनस 1 बराबर 2a माइनस 8, a कितना आ गया जी 7 आ गया। b निकालें तो 2 दूनी 4b प्लस 2 बराबर 5b माइनस 1, तो b कितना आ गया 3, a 7 b 3 आ रहा था किसी का a 7 b 3। चलिए सवाल देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है। तो देखिए ये एलसीएम है और ये एचसीएफ और ये 56 गुना है 1 और 56, ठीक है। तो मैं सम की बात करूं अगर, तो सम कितना होगा, सम होगा 6 और 1 7 और 5 57 होगा सम, ठीक है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, यानी इसकी वैल्यू 1710 है। तो मैंने देखा 1710 इससे कितनी बार कटेगा, 57 से 3 बार कटेगा, एक की वैल्यू 30 आ जाएगी, एक की वैल्यू 30 आने का मतलब एचसीएफ 30 आ गया, एलसीएम 56 गुणा 30 आ गया। अब ये दोनों चीजें आ गई, अब इन्होंने एक नंबर दे रखा है इसमें, इन दोनों का गुणनफल दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा 240 गुणा b। तो दूसरी संख्या पूछिए क्या होगी, 3 अट्ठे 24, 8 से काटूंगा b, 8 सत्ते 56, 7 21, 210। तो हम कह सकते हैं कि 210 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखो भाई, अब ये कह रहा था कि 432 विद्यार्थी हैं, कुछ नए लड़के और लड़कियों ने प्रवेश दिया, तो लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि होती है और लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:6 हो जाता है। बड़ा गंदा सा अनुपात लिखा हुआ है 7:6, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 432 थे, 12 लड़के आए और लड़कियां आई कुछ, तो ये हो गया 444 प्लस x। अब अनुपात अगर 7:6 है, 7:6 का मतलब ये है कि 13 से कटेगी संख्या, 13 से कटेगी, तो 13 से कब कटेगी जरा देखना, 13 से मैंने इसको भाग लगाया तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 2 प्लस एक्स बच रहा है 13 से भाग करने पर। तो x क्या लूं कि 13 से कट जाए, 24 लेने पे कट जाएगी, 24 और 2 26, 13 से कट जाएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल का फायदा है। तो डिविजिबिलिटी रूल कहीं भी लग जाता है, पता है, जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वहीं लगेगा। एसएससी सीपीओ 2020 में आया हुआ सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, उम्मीद करते हैं कि सबसे हो पाएगा। देखिए मित्र, बहुत सिंपल सा सवाल है, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बेशरम है, कह के क्या फायदा। ए और बी ने क्रमशः 92,500, 1,12,500 के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000। अब देखिए इक्वल टाइम है, कहीं दिया नहीं है कितने समय के लिए किया, इसका मतलब दोनों ने बराबर समय के लिए किया। तो मैं अगर पूछूं कि प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी।
तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी का अनुपात है कितना जी, 92,500 अनुपात 1,12,500। जीरो से जीरो कट गई बेटा, 25 से भाग करेंगे दोनों कट जाएंगे, 25 से 25 या 75, 18 बचेगा, 25 सत्ते 175। अब ये 45, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। हमने देखा कितना आ गया जी, 37 और 45 का रेशियो आ गया। अब मुझे मालूम है कि जो बी का हिस्सा है वो 9000 है, यानी 45 की वैल्यू 9000 है। तो देखिए मैं कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ 45 को 2 से गुणा किया है 90 और 2 जीरो चिपकाई हैं, तो 74 को 2 से, 37 को 2 से गुणा करो 74 और 2 जीरो चिपका लो, यानी 7400 इसका लाभ होगा। क्या ये सवाल मुश्किल था दोस्तों? आप ये सवाल देखिए, कुछ एक छोटे छोटे से सवाल देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 7% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी, तो उस शहर में रहने वाले पुरुष आबादी और महिला आबादी का अंतर कितना है ये बताना है। बोलो भाई। ये कह रहे हैं कि ये पुरुष हैं यानी कि मेल, ध्यान से देखना, ये फीमेल, ठीक है। मेल का क्या है, 7% आबादी है, महिलाओं का क्या है 10% आबादी है, और जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होती है, 9.5% की वृद्धि, ठीक है। 10 में से 9.5 जाएंगे, कितना बचेगा 0.5, 9.5 में से 7 जाएंगे 2.5, अनुपात कितना आ गया 1:5, अनुपात 1:5 आ गया। मैं ये कह सकता हूं कि हमें टोटल 6 है, 6 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1,20,000, 1,20,000। हमसे इसका डिफरेंस यानी कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 80,000 विल बी द डिफरेंस। सोचो पुरुष और महिलाओं में 80,000 डिफरेंस है, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे हालात सोचिए यहाँ पे कैसे हैं, ये तो पक्का स्विट्जरलैंड होगा। यहाँ पे एक पुरुष है बस, यानी 20,000 पुरुष हैं और 1,00,000 महिलाएं हैं। इस शहर की मैं क्या तारीफ करूं भगवान, कैसा होगा ये शहर जहां सिर्फ 20,000 पुरुष हैं और 1,00,000 महिलाएं हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक पुरुष के लिए 5 महिलाएं हैं। सोचिए पुरुष कैसे चल रहा होगा, ऐसे 5 महिलाएं, एक इधर एक इधर एक इधर, भाई साहब अलग ही रुतबा होगा, अलग ही जलवा होगा जब 5 महिलाओं पे एक पुरुष हलवा होगा। चलिए एक तो सवाल है जो मैं आपको ऑप्शन में देता हूं, चलो ये कर ही लो एक बार। इतना लेंथी सवाल एमटीएस में पूछा, आपने देखा होगा सीजीएल में डेटा भी कितना सिंपल रहता है, मीन्स का भी एक लाइन में उत्तर आ जाता है। वहीं सवाल एमटीएस का हो तो डेटा भी इतना खतरनाक रहता है। सोचो पहले 2 बड़ी बड़ी टर्म दे दी जिनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, फिर उनका मीन प्रोपोर्शनल निकालने में नानी याद आ जाती है लोगों को। देखो भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मीन प्रोपोर्शनल बराबर अंडर रूट के अंदर पहले वाले का फोर्थ प्रोपोर्शनल 2 × 7/1 BC/A इंटू दूसरे वाले का 16 × 2401/14, यही होगा। तो देखो 7 दूनी 14 से तो डायरेक्ट कट गया, ये 14 से तो ये 14 कट गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। आप में से कौन है जो 2401 का बता सकते हैं? देखो 50 का कितना होता है 2500 होता है, उससे कम होगा यानी 49, 9 में 81, केवल 49 में ही आता है, 8 में तो 4 आता लास्ट में, 7 में भी नहीं आएगा। 45 का हमें पता है 20-25 होता है, उससे बड़ा है। तो एक 45 और 50 के बीच में 49 एक मात्र संख्या है जिसका स्क्वायर करूं तो लास्ट में 1 आएगा। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं भी याद था, फिर भी मैंने बता दिया कि ये 49 का स्क्वायर है, क्योंकि 50 के करीब एक ही संख्या है 50 से छोटी जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आएगा। 49, 49 चौका कितना होगा 196, यही उत्तर है। 196 में किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी। देखो भाई 55 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 5 थे, बाद में ऐसा पता चला कि 50 थे, सॉरी, पता चला कि किसी छात्र के
38 के बजाय 80 जोड़ दिया गया। अब आप एक बात बताइए, 50 छात्र हैं, 65 था सॉरी, तो मैं कह रहा हूं कि 50 छात्रों का औसत कितना है, 65। ये कह सकते हैं 50 छात्रों का औसत कितना है, 65। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 80 जोड़ दिए गए। देखो एक बात बताओ, अगर 38 के बजाय 80 जोड़ेंगे इससे क्या होगा, ज्यादा जोड़ने से क्या होगा, कम ज्यादा होगा, एवरेज ज्यादा होगा, यही तो होगा इससे। तो वास्तविक एवरेज की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल एवरेज की मैं बात करूं, तो वो कम होना चाहिए। एक्चुअल एवरेज 65 से कम होगा। कितना कम होगा ये देखना है, कम होगा। अब एवरेज कितना कम होगा, सम जितना कम हुआ है बटे नंबर। आप बताओ कितना कम होगा, 80 जोड़ दिया है तो कितना कम करना पड़ेगा हमें, 42 कम करना पड़ेगा, तब एक्चुअल एवरेज आएगा 42। संख्याएं कितनी है, 50, तो 5 8 40, 5 चौक 20, 0.84 एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि हम 42 इसको कम कर रहे हैं, माइनस है ये। तो एवरेज अब कितना आएगा 50 लोगों का, माइनस 0.84, 64.16। डी आ रहा है क्या सबका? इंग्लिश में अलग है, कोई बात नहीं, अब हिंदी के हिसाब से कर दिया, इंग्लिश के हिसाब से भी कर ही लेना, कोई बात नहीं। मैं ये माफी चाहता हूँ, ये सत्तू हिंदी इंग्लिश अगर कल किसी भी सवाल में उल्टी सीधी निकल गई तो गांठें तोड़ के आपकी ऐसी जगह रख दूंगा आप सोच नहीं सकते सत्तू। अगर ये सवाल पेपर में आया तो हमारी अप्रोच क्या होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ, फटाफट से एक लाइन में जल्दी। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मुझे पता है कि 8 वर्ष, अब मैं देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, 10 वर्ष, गैप कितना है, 2 सालों का, और 2 साल का मतलब ये 1/10, एक साल में 10 से 11, तो 2 साल में 100 से 121, तो मैं इसको कितना दूंगा, इसके पास टाइम ज्यादा है तो इसको 100 रुपए दूंगा, इसके पास कम है तो इसको 121 दूंगा, यही दूंगा, बोलो दूंगा। तो पहली बात तो ए वाला कम होगा और बी वाला ज्यादा होगा 10 वर्षों के बाद। अच्छा इसको सॉरी गलत हो गया हमसे, इसको 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि उसको 10 वर्ष बाद, तो इसके पास टाइम कम है, इसको 100 रुपए और इसको 121। इसको 8 वर्ष मिल रहे हैं ना, तो इसको पहले ही 121 देना पड़ेगा, तो यानी पहले वाला ज्यादा है, बाद वाला कम है, वो सारे ऑप्शन में। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इस अनुपात में है, तो आपने देखा 121 और 100, क्या ये 121 से कट रही है, नहीं, ये 121 से कट रही है जी, यस, इसका अनुपात कितना 121 और 100 का है। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई ये बात क्लियर हुई या नहीं? अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल को। कोई व्यक्ति अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज दर प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अगर राशि समान ब्याज प्राप्त होता है, साफ साफ दिया समान ब्याज प्राप्त, ठीक है, तो हमने कहा था कि बेटा बेटी और पत्नी, बेटा बेटी और पत्नी, बेटा बेटी और पत्नी, ठीक है भाई। तो मैंने कहा समान ब्याज प्राप्त होता है तो 1/, अब आपको पता है कि R1 T1 जैसे हम लिखते हैं और R1 R2 R3 सब बराबर हैं, और जब ये बराबर हैं सब तो कट जाएंगे आपस में, तो केवल क्या रह जाएगा, 1/, इसका टाइम, 1/, इसका टाइम, 1/, इसका टाइम, तो कितना आ जाएगा 3, 4, 5, यानी 1/3। एलसीएम ले लिया मैंने, 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, अनुपात ये आ गया। इन्होंने पत्नी के लिए पूछा है, यानी लास्ट वाला पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 47, और 47 की वैल्यू सवाल में 105750 है।
एक की कितनी होगी 47 दूनी 94, 6 और 5 11, 17 बचा, 47 दूनी फिर 94, 17 और 6 23 बचा, 23 और 5 235 हो जाएगा, और 235 का मतलब 5 बार कटेगा, तो एक की वैल्यू 2250 आ रही है। एक की 2250 है, तो पत्नी का अमाउंट पूछा है कितना हो जाएगा 2250 से गुणा करके 4500 छिक्के 270, ये आंसर है। क्या आप सबका निकल पाया था? देखो भाई, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अब देखो, अब लॉस नहीं है, अब लाभ 4 गुना हो रहा है। प्रॉफिट पहले, ध्यान से समझना, प्रॉफिट बाद में। 4 गुना होने का मतलब क्या है? 1 से 4 गुना। प्रॉफिट पहले 1 और प्रॉफिट बाद में 4, 1 से 4 गुना हो। प्रॉफिट क्या है? 1 से 4 गुना हो, ठीक है, 4 गुना हो रहा है, यानी प्रॉफिट बढ़ कितना रहा है? अगर मैं बढ़ने की बात करूं तो आप कहेंगे 3 बढ़ रहा है। 3 बढ़ रहा है, पहले भी प्रॉफिट था, अभी भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट 3 बढ़ने का मतलब क्या है? एसपी भी 3 बढ़ रही है। तो अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, यानी एसपी 1 से 3 हो जाता है, अगर कोई मुझे कह रहा है, तो आप देखेंगे एसपी तो 2 ही बढ़ी। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे प्रॉफिट 3 बढ़ रहा था। देखो, अगर कोई ये कहे कि पहले सामान 100 में बेच रहा था, अब 200 में बेच रहा है, तो 100 रुपए एसपी बढ़ने का मतलब लाभ भी 100 बढ़ेगा, यानी एसपी और प्रॉफिट को सेम बढ़ना चाहिए। बताओ, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे प्रॉफिट 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे एसपी 2 ही बढ़ रही है, तो सेम बना लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्त, और इसको 2 से कर लेते हैं, ये ठीक है। तो आपने कहा जी ये बहुत ठीक है, 3 से करेंगे, इसका मतलब पहले एसपी 3 थी और बाद में एसपी 9 हो गई है, यानी कि 6 है, और इस 6 में क्या है? प्रॉफिट है। कौन कौन सा आप देख सकते हैं, 2 से गुणा करके, 2 और 8। पहले प्रॉफिट 2 था, अब प्रॉफिट कितना है? 8, तो 6 का गैप है, 6 का गैप है भाई। यहां पे भी प्रॉफिट 2 था और यहां पे प्रॉफिट 8, 6 बढ़ा है, ये 6 बढ़ा, ये 6। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 6 आता था तो यहाँ 2 और 8 होता था, तब ना जब एसपी बीच में होती थी ये लॉस होता था, ये प्रॉफिट। लेकिन अब ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, एससीपी अब इधर है, तो या तो इस 3 में से 2 घटा दो तो सीपी कितनी आएगी? 1, या 9 में से 8 घटा दो तो सीपी कितनी आएगी? 1। सीपी 1 है बेसिक। अगर सीपी 1 है और लाभ 2 का हो रहा था, तो 2 का लाभ 1 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा? 200%। अब देखिए यहाँ पे लॉस है ही नहीं, अब यहाँ पे लॉस है ही नहीं, यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका आया था 200%? 1-2 को छोड़ के। एक शर्ट और एक पतलून की लागत मूल्य ₹473 है। यदि शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक है, तो शर्ट की बिक्री मूल्य का पता लगाइए यदि वह 20% के लाभ पर बेचा जाता है। जल्दी। एक शर्ट और एक पतलून की लागत मूल्य 473 है, यदि शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक है। ये कितना सिंपल सवाल है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। 3/20 मैं यहां लिख लेता हूं शर्ट और पतलून। शर्ट और पतलून, पतलून क्या होती है मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक है। अगर ये 20 है तो ये 3 इस पे अधिक है, यानी ये कितनी है? 23। टोटल कितनी हो गई मित्र? तो आप टोटल बोलेंगे 23 + 20 43। 43 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 473। एक की कितनी होगी? एकम एक, 11। एक की वैल्यू कितनी होगी? 11। अगर एक की वैल्यू 11 है, हमें निकालनी किसकी है? हमें शर्ट पूछ रहा है, तो 23 की कितनी हो गई जी? 23 × 11 पॉइंटों में आएगा जी इसका उत्तर। 23 × 11 हो गई। एक शर्ट और एक पतलून की लागत मूल्य, शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक थी, 20 से 23 थी। टोटल हमने कहा 43। 43 की वैल्यू ये है, एक की कितनी आ गई? 11, तो हमने शर्ट की निकाल दी। अब इन्होंने कहा शर्ट की बिक्री मूल्य का पता लगाओ यदि उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है।
तो 20% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि जी 5 का माल 6 में बेचना चाह रहे हैं, तो ये 5 का माल इसका 20% और ऐड होना है इसमें। तो बड़ा गंदा सवाल हो गया यार। क्या पॉइंटों में नहीं आ रहा इसका उत्तर? क्या इसका उत्तर पॉइंटों में नहीं आ रहा? अप्रोक्सीमेट पूछ लिया ना गधों ने। 1/5, 1 में 1/5, तो कितना होगा इसका 1/5? 5 चौक 20, 5 छिंग 30 गुणा 11, 11 छक्के 66 का 6 हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 70, 70.6 का लाभ लेना चाह रहा है। टोटल कीमत कितनी है? 11 तिया 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 अच्छे 253। 253 में 70.6 जोड़ूंगा, गलत तो नहीं किया? 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। 253 में 70.6 का लाभ है। मुझे तो लग रहा है गलत किया है हमने, कुछ तो गलत हुआ है हमसे। 23 गुणा 11 253, 50.6 आएगा ये। 11 चौक 44 और 6 50.6। बहुत गंदी कैलकुलेशन थी यार सवाल की। तो ये 303.6 आ गया। कोई पूछता नहीं इतने गंदे सवाल, बट पूछ रहे हैं लोग तो क्या कर सकते हैं। क्या डाउट है किसी को इस सवाल में? बहुत छोटा सा सवाल था। इन्होंने कहा कि एक शर्ट की लागत मूल्य पतलून की लागत मूल्य से 15% अधिक है। 15% मतलब 3/20। तो मैंने कहा 20 से 3 अधिक है, 23 हो गया। टोटल कितना है? 43। 43 की वैल्यू सवाल में 473 है। एक की कितनी होगी? 11। 23 की कितनी होगी? 23 गुणा 11 बराबर 253। तो इसका 20% हमने निकाल दिया 1/5। 1/5 की जगह कितना आ गया? 4.6 इंटू 11 50.6। 50.6 मैंने 253 में जोड़ा तो 303.6। ये सवाल का उत्तर बताना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे तो उससे हमें आइडिया लगता है कि किस किस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं। जरूरी है आइडिया लगना। ए की आय बी की आय का 80% है। ए का व्यय बी के व्यय का 60%। ए और बी 80% का मतलब कितना होता है? 4/5। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। मैं ये कह सकता हूं कि इनकम है ए की आय बी की आय का 4/5 है, 5 है, और ये 4/5। ठीक है। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यानी एक्सपेंडिचर। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यानी कि ये 5 और ये 3। ठीक है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, इस चीज को हमें मिलाना पड़ेगा कि ए की आय यानी कि 4 और बी के व्यय के 90% के बराबर है, इसको इसके 90% के बराबर लाना। 5 का 90% आपको पता ही है, यानी मैं ये कह सकता हूं ए की इनकम है, इनकम ऑफ ए, ध्यान से समझना, इनकम ऑफ ए एक्सपेंडिचर ऑफ बी का 90%, यानी अगर ये 10 है तो ये 9। ये चाहता है ये 9 और 10 का अनुपात हो, ये चाहता है कि ये 9 और 10 का अनुपात हो। तो मैंने उसके लिए आपसे एक बात कही कि पहले मैं इसे इक्वल बनाऊंगा। पहले मैं इसे 5 से गुणा करूंगा, इसे 4 से। तो आप देखोगे ये 5 चौक 20 और 4 पंजे 20 सेम हो जाएगा। अब मुझे इसे 9-10 का अनुपात बनाना है। 9 से इसको गुणा करूंगा, 10 से। अब आपको ये मालूम है कि जब हम इसे गुणा करते हैं, इसको गुणा कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो हम चाहें तो इस 5 से इस 2 को काट सकते हैं, तब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि रेशियो को भाग लगा सकते हैं जिससे गुणा कर रहे हैं। हमने देखा कि 5 से गुणा होगी, 5 से 9 से अगर इसको गुणा होगी तो 9 चौक 36 आएगी इनकम, और 9 पंजे 45। ये इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 8 से होगी, 8 तिया 24, 8 पंजे। अब आप खुद चेक कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो, ये इसका 80% है, ये इसका 60% है, और ये इसका 90 है कि नहीं? देखो 90 है कि नहीं? तो आप कहोगे 40 का 90 36 होता है, बात खत्म। अब हम यहां से ये कह सकते हैं, सेविंग की बात करें, इसकी सेविंग 12 है और इसकी सेविंग तो माइनस में, ये 5 है, माइनस में नहीं। अगर सेविंग का अनुपात पूछता तो 12-5 हो जाता। इन्होंने क्या पूछा है? ए की बचत बी की बचत से कितना % अधिक है? तो आप खुद देखिए, 7 अधिक है। 5 पे 7 अधिक है, 100 पे कितनी होगी? 104। ये उत्तर है। ये 3 और 5 था,
इन्होंने ये कहा कि इसका 90% बनाना है इसको, तो कई बच्चे थोड़े दिमागदार होते हैं, वो समझ जाते हैं, अच्छा इसको 40 बना लेते हैं, इसको 36, कई नहीं समझ पाते, तो उनको फिर लिखना पड़ता है कि भाई इनकम ऑफ ए इज एक्सपेंडिचर, इसका 90% है, 9 और 10 का अनुपात है, यानी मुझे क्या करना है, इसको 9 और 10 बनाना है। अब मैं ये 9 और 10 कैसे बना पाऊंगा, तो मैंने पहले इसको इक्वल बना लिया, इसको 5 से गुणा करूं, इसको 4 से, तो इक्वल हो जाएगा 5 4, फिर 9 और 10 से कर ली, तो 5 से ये 10 कट भी गया, क्योंकि इसको भी 5 से कर रहे हो, इसको भी 5 से, सेम करने से क्या मतलब है, तो काट दिया, 5 दूनी 10, यानी पहले वाले को 9 से और दूसरे को 8 से बात बन जाएगी, और बन भी गई बात, और उत्तर निकाल दिया। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि if Raman drives his bike at a speed of 24 किलोमीटर पर आवर, he reaches his office late। ठीक है, कितना लेट? 5 मिनट्स लेट। 5 मिनट दिख नहीं रही, ऑफिस 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट। ठीक है, 24 की स्पीड से। अगर वो 30 की स्पीड से चलाता है तो वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आपसे सवाल में कह रहा है, आपसे सवाल में कह रहा है कि अगर वो 27 से चलाए तो कितनी देर में पहुंचेगा। वाह, क्या गजब सवाल है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 3 स्पीड है, S1, S2, S3। ठीक है, पहली स्पीड कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरी कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 स्पीड है, मानते हैं? 3 स्पीड है। ठीक है, टाइम क्या होगा? टाइम की बात अगर मैं करूं तो आपने का उल्टा हो जाएगा। पहले तो इसी का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 दही 10, 3 नीम 27। मैंने कहा टाइम का रेशियो बता दो, आपने कहा कि जी टाइम का उल्टा हो जाएगा। क्या? 1/8, 1/10, 1/9। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों का गुणा 90 यहां आ जाएगा, 72 यहां आ जाएगा, 80 यहां आ जाएगा। ठीक है, या हम एलसीएम ले लेते इसका, तो एलसीएम कितना आता भाई? 8 पंजे 40, 360। बात एक ही थी, एलसीएम लेने से यहाँ 45 आता, यहाँ 36 आता, यहाँ 40 आता। टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, हटा दो इसको, टाइम का रेशियो आ गया। अब आप मुझे बता सकते हो केवल एक छोटी सी बात, कि ये यहाँ पे 5 मिनट देरी से था और यहाँ पे ये 4 मिनट पहले था, तो टाइम का गैप कितना था बेटा? 9। टाइम का गैप कितना है? 9। 9 की वैल्यू बेटा 9 मिनट दे रखी है सवाल में, तो फिर 40 की 40 मिनट हो जाएगी। खेल खत्म। क्या आप समझ पाए मैंने क्या किया? मैंने डिस्टेंस नहीं निकाली, और आपको समझाने के लिए मुझे एक एक लाइन लिखनी पड़ती है। अगर आप खुद सवाल को पेपर में करते तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगता। मैंने कहा शशांक यहाँ पे 3 स्पीड है, कौन कौन सी? 24, 30 और 27। 3 अट्ठे 24, 3 दही 10, 3 नीम 27। अब डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 1/8, 1/10, 1/9। मैंने गुणा कर लिया, मैंने एलसीएम लिया 360, तो ये 45। आप ऐसे नहीं भी लेते तो ये भी कर सकते थे कि भाई 10 और 9 यहाँ लिखते 90, यहाँ बीच में आ जाता 8 नीम 72, और लास्ट में आ जाता 80, फिर आधा कर देते तो टाइम का रेशियो आ रहा है 45, 36, 40। यानी जब 24 की स्पीड से गया तो 45 टाइम, जब 30 की स्पीड से गया तो 36 टाइम, जब 27 की स्पीड से गया तो 40 टाइम। ठीक है, तो अंतर कितना है? 9 का। 9 की वैल्यू 9 मिनट है। 9 का अंतर क्यों है? पहले 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, फिर 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 की वैल्यू 9 मिनट है, 40 की कितनी आ गई? 40 मिनट। बात खत्म। बोलो भाई। तो कैसा लग रहा है पढ़ के? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है, और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।